20 अक्टूबर 2011 लीबिया के एक छोटे से शहर सिरते में एक आदमी को सड़क पे घसीटा जा रहा है। बालों से पकड़ के लातों और घूंसों से मारा जा रहा है। वो आदमी जो कभी उस देश का ताकतवर लीडर था, अब जमीन पर पड़ा हुआ है। फिर एक गोली चली और सब खत्म। ये जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोई गैंगस्टर नहीं था। ये था एक देश पे 42 साल तक राज करने वाला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक आइडिया के लिए लगा दी। अपने लोग, अपना अरब वर्ल्ड, अपना अफ्रीका। बट अमेरिका उससे कहता था मैड डॉग ऑफ द मिडल ईस्ट। ये कोई और नहीं, ये था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। अब सवाल आता है कि गद्दाफी के लिए सिचुएशन हुई कैसे और क्यों कुछ लोगों के लिए उसका मरना जरूरी हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है गद्दाफी की। एक टेंट में पैदा हुआ बेदावी एक कूप से लीबिया का रूलर बना। अमेरिका से टकराया, ओपेक को अपना वेपन बनाया और एक डील की और फिर सड़क पर बेरहमी से मारा गया। और इस कहानी में सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं है, इसमें है ऑयल, डॉलर, पावर और एक बहुत बड़ा गेम जिसको समझना बहुत जरूरी है। 1942 लीबिया। सिरते के पास रेगिस्तान में गद्दाफा ट्राइब के लोग रहते थे। उसमें मोहम्मद आबू का परिवार जो ऊंट और बकरियां चराता था, उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई शहर नहीं, एक बेदावी टेंट। और उसके घर वालों ने उसका नाम रखा मुअम्मर गद्दाफी। एक बेहद ही गरीब परिवार जिसके पास ना रहने के लिए प्रॉपर घर था, ना पैसा था, ना कोई पॉलिटिकल विरासत। 1911 से 1943 तक लीबिया पर इटली का कब्जा था और ये कोई जेंटल ऑक्यूपेशन नहीं था। इटालियन फौज ने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना के रखे थे। लीबियन मर्दों को जबरदस्ती लेबर के लिए इटली भेजा जाता था। और उस वक्त इटली के लीडर बेनितो मुसोलिनी ने लीबिया में 20,000 से ज्यादा ट्रूप्स छोड़े हुए थे। टैंक्स, एयरप्लेन्स और पॉइजन गैस का भी यूज किया जाता था। 1931 में ओमर मुख्तार नाम का विद्रोही लीडर हुआ करता था, जिसे लीबिया के लोग अपना नेशनल हीरो मानते थे। उसे भी इटली की फौज ने पब्लिक में फांसी दे दी और उसी वजह से लोगों में गुस्सा काफी बढ़ गया। गद्दाफी के पिता ने भी इटालियन फोर्सेस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। तो जब गद्दाफी बड़ा हो रहा था तो ये सब देख के उसके मन में भी देश के लिए लड़ने का जज्बा बैठ गया। 1950 गद्दाफी सेबा के एक स्कूल में पढ़ता था, छोटे से शहर इंटीरियर लीबिया में। घर से दूर होने की वजह से वो वहीं की मस्जिद में रहता था और सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही घर जाता था। और एक दिन स्कूल से घर आते वक्त उसने रेडियो पे एक आवाज सुनी, गेमल अब्दिल नासिर की, जो उस वक्त इजिप्ट का प्रेसिडेंट था। Jews and the Arabs, the Christians and the Muslims were living here in the Middle East for centuries. नासिर अरब दुनिया की सबसे दमदार आवाज मानी जाती थी। उसका एक ही मोटो था, अरब यूनिटी, अपने रिसोर्सेज पे अपना हक लो। और जब उसने 1956 में सूस कैनाल को नेशनलाइज किया तो पूरे अरब वर्ल्ड में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और उस इंसिडेंट ने गद्दाफी को भी इंस्पायर किया और गद्दाफी को अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया। मुझे सिर्फ जीना नहीं है, सिचुएशंस को बदलना है। इसके बाद गद्दाफी ने स्कूल में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। उसकी प्रोटेस्ट इतनी उग्र होती थी कि कई सीनियर स्टूडेंट्स और टीचर्स परेशान होने लग गए। अर्ली 1961 में गद्दाफी को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने सीरिया की यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से अलग होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट लीड किया था। लेकिन गद्दाफी ने हार नहीं मानी और वो 700 किलोमीटर दूर मुसारत पहुंच गया और वहां एडमिशन ले लिया और फिर वहीं ये सब फिर से स्टार्ट हो गया। स्कूलिंग के बाद गद्दाफी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में हिस्ट्री सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी रियल एजेंडे पे काम करता रहा। और फिर 1963 में गद्दाफी ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की क्योंकि गद्दाफी को पता था कि लीबिया में रियल पावर सिर्फ आर्मी के पास है। और यहाँ से शुरू हुई गद्दाफी की रेवोल्यूशनरी बनने की कहानी। और यहीं उसने एक सीक्रेट नेटवर्क बनाना शुरू किया, छोटे छोटे ग्रुप जिनको फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल उसी मॉडल पे जो नासिर ने इजिप्ट में किया था। प्लान एक ही था, जब सही वक्त आए तब एक्शन लेना है। लीबिया में उस वक्त एक राजा का रूल होता था जिसका नाम था किंग इद्रिश। गद्दाफी का टारगेट था किंग इद्रिश को सत्ता से उखाड़ना और उसकी जगह खुद ले लेना। और वो मौका उसको मिला 1969 में, जब किंग इद्रिश को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्की जाना पड़ा। रात के अंधेरों में अलग अलग ग्रुप्स ने एक साथ लीबिया के मेजर सिटीज में रेडियो स्टेशंस, मिलिट्री बेसिस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया। और सुबह होते होते रेडियो पे अनाउंसमेंट हुई, लीबिया इज फ्री। बिना किसी बड़ी लड़ाई के एक रात में राजशाही खत्म कर दी गई। गद्दाफी ऑफिशियली कर्नल बन गया, सत्ता का नया चेहरा।
إن قاعدته ماتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي. उसने नासिर वाला ही रैंक रखना चूज किया क्योंकि नासिर भी अपने नाम के आगे कर्नल लगाता था। यहाँ से और भी पुख्ता हो जाता है कि वो इजिप्ट के हीरो नासिर को ही फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। अच्छा, 27 साल के एक लड़के ने रातों रात एक रूलर को सत्ता से हटा दिया बिना किसी स्ट्रगल के, और यही शुरू हुआ उसका राइज, जियोपॉलिटिकली भी और पावर हंग्री रूलर का। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कूप के सिर्फ 3 महीने बाद दिसंबर 1969 में गद्दाफी का अपना एक साथी जिसने कूप में उसका साथ दिया था, उसने गद्दाफी को हटाने की कोशिश की। वो कूप फेल हुआ और फिर गद्दाफी ने अपने ही साथियों को निपटाना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीने में गद्दाफी रेवोल्यूशनरी से डिक्टेटर बनने की तरफ बढ़ गया। नाइनटीन 1959 में जब ऑयल की खोज हुई थी, उस वक्त वेस्टर्न कंपनीज ब्रिटिश पेट्रोलियम, एसओ, शेल लीबिया का तेल निकाल रही थी, लेकिन लीबिया को उस कमाई का बहुत कम हिस्सा मिलता था, करीबन ना के बराबर। गद्दाफी ने इसको बदलने का ठाना। उसने वेस्टर्न ऑयल कंपनीज को अल्टीमेटम दिया, या तो प्रॉफिट शेयर बढ़ाओ नहीं तो यहाँ से निकलो। और जब बात नहीं बनी तो उसने 1973 में ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, सारे तेल पे सिर्फ अपना कंट्रोल। Because we nationalized DB for political reasons. We hope this reason will not happen in the future between us and America. अब तेल का सारा पैसा सीधा स्टेट के पास आने लगा और देखते ही देखते खजाना भर गया, और उस पैसे का इस्तेमाल उसने लीबिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने लगे। सबसे पहले एजुकेशन को फ्री किया गया, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक सबको फ्री हेल्थ केयर दी गई। टेंट में रहने वालों को पक्के मकान दिए गए। गद्दाफी ने वुमेन एजुकेशन को भी काफी प्रमोट किया, वुमेन को आर्मी में शामिल किया। यूएन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लीबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1980 में अफ्रीका में सबसे टॉप पे पहुंच गया। एक बेदुइन के बेटे ने एक पिछड़े कॉलोनाइज मुल्क को अफ्रीका का सबसे समृद्ध देश बना दिया। लेकिन एक चीज जो कम बताई जाती है, इस सारी दौलत के बावजूद गद्दाफी ने 1981 में गवर्नमेंट सैलरीज को फ्रीज कर दिया। लीबिया के सरकारी मुलाजिमों को 1981 में जो सैलरी मिलती थी वही 2000 तक मिलती रही। इसलिए ऑर्डिनरी लीबियंस के लिए सरफेस पर सब अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पल रहा था। जहां अंधाधुंध पैसा आता है वहां ताकत पैर जमा लेती है, और एक बार जमा हो जाए तो वो कभी छोड़ती ही नहीं है। 1975 में गद्दाफी ने एक बुक लिखी, द ग्रीन बुक। उसने इसे कहा थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी। गद्दाफी का आर्गुमेंट था वेस्टर्न कैपिटलिज्म गलत है, सोवियत कम्युनिज्म भी गलत है, मेरा रास्ता डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जनता सीधा पीपल्स कमेटी में हिस्सा लेगी। सुनने में तो बहुत रेवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही थी। जो भी गवर्नमेंट को ओपनली चैलेंज करे, रेवोल्यूशनरी कमेटी उससे सख्ती से डील करती थी। ये कमेटी बेसिकली उसकी प्राइवेट मिलिशिया थी जो विद्रोहियों को ट्रैक करती, लोगों को डराती, और जो लोग पब्लिकली गद्दाफी के खिलाफ बोलते उन्हें एग्जाम्पल बनाया जाता था और पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था। और इसी बीच गद्दाफी ने बनाया लॉ नंबर 71। 1972 में बना एक कानून जिसमें लिखा था कि अगर कोई लीबियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करे तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और ये कानून 1972 से 2011 गद्दाफी की मौत तक लागू रहा। 1973 गद्दाफी की लाइफ में एक और ड्रामेटिक मोमेंट आया जब उसके साथियों ने उससे रिजाइन करने को कहा। वो स्टेज पे रिजाइन करने गया, बट रिजाइन करने की जगह उसने एक नई कल्चरल रेवोल्यूशन टीम का ऐलान कर दिया। ब्यूरोक्रेसी डबल हो गई। 1980 आते आते रेवोल्यूशनरी कमेटीज को ऑफिशियली ऑर्डर मिला कि वो अपने टारगेट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले लीबियन ऑपोजिशन फिगर्स को भी टारगेट किया गया। मतलब जो भी आवाज गद्दाफी के अगेंस्ट खड़ी होगी उसका अंजाम मौत होगा, चाहे वो किसी भी कोने में हो। रिफॉर्मर्स और अथॉरिटेरियन दोनों एक ही इंसान। अब आते हैं उस चैप्टर पे जो गद्दाफी की कहानी को सिर्फ एक डिक्टेटर की कहानी से ज्यादा बनाता है। 1960 में ओपेक बना। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये कंट्रीज अपना तेल का ज्यादा फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन पहले पहले ये एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ बातें, कोई रियल पावर नहीं थी। फिर इसमें एंट्री होती है गद्दाफी की। 1969 में सत्ता में आने के बाद गद्दाफी ने सबसे पहले वेस्टर्न ऑयल कंपनीज को सीधे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। उसने ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम के साथ एक डील की जिसमें लीबिया को 55% रेवेन्यू मिलेगा। ये एक अनप्रेसिडेंट डील थी। इसको देखकर ओपेक कंट्रीज में भी हिम्मत बढ़ गई और वो भी गद्दाफी की हेल्प लेने लगे। गद्दाफी ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया,
उसने ओपेक को पुश किया कि सिर्फ तेल का रेट फिक्स करना काफी नहीं है, पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन भी हम डिसाइड करेंगे, कितना तेल बाजार में आएगा कितना नहीं ये भी हम डिसाइड करेंगे। 1973 इसराइल के साथ अमेरिका की सपोर्ट के जवाब में गद्दाफी ने ओपेक के अरब मेंबर्स को परसुएड किया कि तेल का एम्बार्गो लगाओ, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को तेल मत बेचो। इसका रिजल्ट ये हुआ, अमेरिका में एक रात में तेल की कीमत 4 गुना तक बढ़ गई, गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइन्स लग गई, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, इकोनॉमी हिल गई। I wouldn't know what they do. I've seen quite a few cars parked along the road out of gas, and I don't know how they made out because I'm not around here on Sunday. What do you think it is? Well, they're just trying to make money, that's all. एक रेगिस्तान के लड़के ने अमेरिका की इकोनॉमी को लिटरली घुटनों पे ला दिया, और यही वो समय था जब यूएस क्लियरली समझ गया कि गद्दाफी सिर्फ एक रीजनल उपद्रवी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इसके पास ऑयल की पावर है। गद्दाफी का विजन सिर्फ एम्बार्गो तक नहीं था, वो चाहता था कि एक अरब और अफ्रीकन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाएं जिसमें तेल का प्रोडक्शन, प्राइस सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सब उनके हाथ में हो, कोई वेस्टर्न कंपनीज बीच में नहीं। अब इमेजिन करो अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाता तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज जो पूरी तरह से ऑयल पर डिपेंडेंट थी, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की शर्त माननी पड़ती, सीधा पावर इक्वेशन उल्टी हो जाती। और यही था गद्दाफी का सबसे बड़ा क्राइम यूएस के नजरिए से। अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि गद्दाफी एक टेररिस्ट था, एक मैड डिक्टेटर था, अमेरिका का विलन था, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा नहीं बताई जाती, गद्दाफी ने अमेरिका की सबसे बड़े वेपन्स को डायरेक्टली चैलेंज किया था, और वो था यूएस डॉलर। समझिए ये कैसे काम करता है। 1971 में अमेरिका ने एक फैसला लिया, उसने डॉलर को गोल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब अब डॉलर किसी फिजिकल चीज से बैक नहीं है, तो डॉलर की वैल्यू कैसे टिकी, क्योंकि दुनिया भर का तेल यूएस डॉलर में बेचा जाता था, और वो सिस्टम था पेट्रो डॉलर सिस्टम। अमेरिका ने 1974 में सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की कि सऊदी अरेबिया अपना सारा तेल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा, रिटर्न में अमेरिका सऊदी को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। फिर बाकी ओपेक कंट्रीज भी इसी सिस्टम में आ गईं। अब दुनिया में जो भी तेल खरीदना चाहता था उसे पहले यूएस डॉलर खरीदने पड़ते थे, और जब दुनिया भर से डॉलर की डिमांड रहती थी तो अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर सकता था बिना इन्फ्लेशन के डर के। यही है अमेरिका का असली सुपर पावर, पेट्रो डॉलर। गद्दाफी ने डायरेक्टली इसी पावर को चैलेंज कर दिया। लेट 90s और अर्ली 2000 में गद्दाफी ने एक आइडिया प्रपोज किया जो सुनने में तो सिंपल था लेकिन अमेरिका के लिए नाइटमेयर था, गोल्ड दिनार। गद्दाफी का प्लान था एक पैन अफ्रीकन गोल्ड बैग्ड करेंसी बनाना जिसमें अफ्रीका के सारे तेल और रिसोर्सेज का ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड दिनार में। गद्दाफी का कहना था अफ्रीका के पास दौलत है, रिसोर्सेज हैं, तो फिर हम किसी और की करेंसी पे क्यों निर्भर रहें, अपना गोल्ड है, अपनी करेंसी बनाओ। अब इमेजिन करो अगर लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला ये सब अफ्रीकन ऑयल प्रोड्यूसर्स अपना तेल गोल्ड दिनार में बेचने लगते तो दुनिया भर से डॉलर की डिमांड क्रैश कर जाती, और डॉलर के क्रैश होती अमेरिका की इकोनॉमी का वो मैजिकल ट्रिक जिसमें वो इन्फाइनाइट डॉलर प्रिंट करके सब कुछ खरीद सकता था, वो भी खत्म हो जाता। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, लीबिया के पास गोल्ड रिजर्व थे करीब 144 टन। गद्दाफी ने इस आइडिया के लिए प्रैक्टिकली लॉबिंग भी शुरू कर दी थी, अफ्रीकन लीडर से बात हो रही थी, मोमेंटम बन रहा था। गद्दाफी चाहता था कि अफ्रीकन कंट्रीज एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बने। لكن مضطرين ان نقف ضد امريكا لان امريكا هي التي اعتدت وهي التي تتدخل وهي التي تريد ان تدوس علينا باقدامها। एक कॉमन करेंसी, एक कॉमन आर्मी, एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सीधे टर्म्स में अफ्रीका को वेस्टर्न इकोनॉमिक डिपेंडेंस से बाहर निकालना था। विकीलीक्स में भी ये बात निकल के आई थी जब हिलेरी क्लिंटन की एक ईमेल जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि लीबिया का गोल्ड रिजर्व और गद्दाफी के गोल्ड दिनार प्लान्स को जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एक आदमी जिसने डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया, ओपेक को वेपन बनाया, अफ्रीका को यूनाइट करना चाहा, IMF का अल्टरनेटिव खड़ा करने वाला था, US, लंदन और पेरिस के लिए खतरे की घंटी थी, और ऐसा कोई भी चैलेंज बिना कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं रहा। उन्नीस 1980 तक आते आते गद्दाफी कोल्ड वॉर की चेस बोर्ड का एक वाइल्ड कार्ड बन गया। वो सोवियत वेपन्स खरीदता था लेकिन ऑफिशियली नॉन अलाइंड था। वो अरब यूनिटी की बात करता था लेकिन दूसरे अरब लीडर से झगड़ता भी रहता था। वो एंटी कॉलोनियल था लेकिन अपने ही लोग खुद उससे डर के जीते थे। अब अमेरिका ने सबसे पहले नरेशन वॉर का सहारा लिया। क्लेम पब्लिश होने लगे कि गद्दाफी लीबिया से टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड और सपोर्ट करता है।
कई अटैक्स में लीबिया कनेक्शंस की बात सामने आती थी। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद यूएस और भी अग्रेसिव हो गया। अब आया 1981। अमेरिका ने गल्फ ऑफ सिद्रा में अपनी नावल एक्सरसाइज की, डायरेक्टली लीबिया के क्लेम्ड वाटर में। ये गद्दाफी को भड़काने के लिए था। लीबियन जेट्स ने उड़ान भरी और अमेरिकन नेवी से भिड़ गए और मारे गए। गद्दाफी गुस्से में आ गया। 1986 वेस्ट बर्लिन में एक नाइट क्लब ला बेला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 3 लोग मारे गए, 230 वुंडेड, ज्यादातर अमेरिकन सोल्जर्स थे। रीगन ने पब्लिकली गद्दाफी को कहा द मैड डॉग ऑफ द मिडल ईस्ट। 15 अप्रैल 1986 ऑपरेशन एल डोराडो कैनन, 18 अमेरिकन F-111 बॉम्बर्स ने रात के अंधेरे में त्रिपोली और बेंगाजी पे करीब 60 टन बॉम्ब गिराए। At 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. गद्दाफी के कंपाउंड बब अल अजाजिया को डायरेक्टली टारगेट किया गया। गद्दाफी वहां से बच के भाग गया। इस स्ट्राइक ने गद्दाफी को और भी खतरनाक बना दिया। अब उसका एक ही मकसद था, अमेरिका को खत्म करना और अमेरिका से डायरेक्टली लड़ाई करना। 1988 में पैन एम फ्लाइट 103 लॉकरबाई स्कॉटलैंड के ऊपर से जा रही थी। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 270 लोग मारे गए। Going public, you give undue attention to what the terrorist wants to call attention to. इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया और उसमें भी गद्दाफी की लीबियन इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ निकला। लीबिया पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए और लीबिया दुनिया से कट गया। ये सिर्फ टेररिज्म के रिस्पॉन्स में नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक कैंपेन था। गद्दाफी को इकोनॉमिकली, मिलिटरी और डिप्लोमेटिकली इतना कमजोर कर देना कि वो किसी भी गोल्ड दिनार या ओपेक यूनिफाइड ब्लॉक जैसी स्कीम को प्रैक्टिकली परस्यू करने की हिम्मत ही ना कर पाए। – 2003 में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। यूएस इराक वॉर के बीच सद्दाम हुसैन मारा गया। सद्दाम का हाल देख के गद्दाफी भी डर गया। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को इनवाइट किया गया, सब कुछ डिसमेंटल होने दिया और 2004 में ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर रेगिस्तान में गद्दाफी की टेंट में पहुंचे। हैंडशेक की फोटोज वायरल की गई। The external policy of Libya changed. If they gave up their nuclear and chemical weapons program, it's a great thing for the world. Really important thing. They gave up sponsoring terrorism, cooperating in the fight against it. ऑयल डील्स फिर से स्टार्ट हो गई, वेस्टर्न कंपनीज वापस आ गई, सैंक्शंस हटा लिए गए, लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा था। जो भी यूएस को चैलेंज करता है, यूएस उसको मिटाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। जब गद्दाफी ने जो वेपन्स प्रोग्राम अबैंडन किया, वो उसकी एक सिक्योरिटी गारंटी थी और यही वो डर था जो वेस्टर्न फोर्सेस को उस पर अटैक करने से रोकता था और वो एकदम से खत्म हो गया। दिसंबर 2010 तुनीशिया में एक फ्रूट सेलर मोहम्मद बouazizi ने पुलिस हरासमेंट के खिलाफ खुद को आग लगा ली और उस एक एक्ट ने पूरी अरब वर्ल्ड में आग लगा दी। सब जगह सिविल अनरेस्ट हो गया। तुनीशिया की गवर्नमेंट गिर गई। This was not unique. It's the same kind of humiliation that takes place every day in many parts of the world. इजिप्ट में होस्नी मुबारक जो 30 साल से पावर में था, सत्ता छोड़ के भाग गया और इसका रिपल इफेक्ट लीबिया में भी शुरू हुआ। फरवरी 2011 में लीबिया के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बेगाजी से शुरू होकर ये प्रोटेस्ट पूरे लीबिया में फैल गया। गद्दाफी ने प्रोटेस्टर्स को लाइव टीवी में जेंगा जेंगा, कॉकरोचेस, रैट ये सब कहा। उसने कहा वो घर घर जाके इन्हें ढूंढेगा और मार डालेगा। ये स्पीच बाद में इंटरनेशनल आउटरीच का भी कारण बनी। वो आदमी जो कभी अपने लोगों की आवाज बनने का दावा करता था, अब अपने ही लोगों को दरिंदों की तरह पेश कर रहा था। यूएस की बैकिंग पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 1973 पास किया। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लीबिया को नो फ्लाई जोन में डाला गया। नाटो ने एयर स्ट्राइक्स शुरू की और गद्दाफी की आर्मी को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। जो भी गद्दाफी के अगेंस्ट रिबल ग्रुप्स थे, उन्हें वेपन और सपोर्ट दिया गया। Gaddafi declared he would show no mercy to his own people. He compared them to rats and threatened to go door to door to inflict punishment. अगस्त 2011 में त्रिपोली गिर गया। गद्दाफी अपना किला छोड़ के भाग गया। अक्टूबर 20, 2011 नाटो एयर स्ट्राइक्स ने उसके काफिले पे हमला किया जब वो सिरते से भागने की कोशिश कर रहा था। गद्दाफी भागते हुए एक सीवर ड्रेन में छुप गया। रिबल फाइटर्स ने उसे वहां से पकड़ लिया। फिर उसको सड़क पे घसीटा गया, लात घूंसों से मारा गया और एक गोली की आवाज उसी बंदूक से जो उसने गोल्ड से बनवाई थी। एक यंग रिबल ने उसको मौत के घाट उतार दिया और यही हुआ 42 साल की सत्ता का एक दुखद अंत। We came, we saw, he died.
Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. अच्छा, जब गद्दाफी मरा तो सबको एक पिक्चर दिखाई गई कि अब सब ठीक हो जाएगा, लीबिया फ्री हो जाएगा, डेमोक्रेसी आएगी, लोग खुशहाल होंगे। लेकिन हुआ क्या? लीबिया फ्रेगमेंटेड हो गया, मल्टीपल मिलिशियाज, मल्टीपल गवर्नमेंट्स, एक त्रिपोली में, एक बेगाजी में, सिविल वॉर जो कभी रुका ही नहीं। यूरोप की तरफ जाने वाले माइग्रेंट्स का गेटवे बन गया लीबिया, और वो कंट्री जो अफ्रीका में हाईएस्ट HDI रैंक रखता था, वो एक फेल्ड स्टेट बन के रह गया। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के बाद ह्यूमैनिटी की जो हालत हुई वो खुद एक सवाल है। वेस्टर्न ऑयल कंपनीज फिर से वापस आई अपने टर्म्स पे, और लीबिया के वो 144 टन गोल्ड रिजर्व कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। गद्दाफी एक डिक्टेटर था, उसमें कोई डाउट नहीं। उसने विद्रोहियों को सप्रेस किया, डर का सिस्टम बनाया, पावर को एक आदमी के अराउंड सेंट्रलाइज किया। लेकिन उसने लीबिया को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म भी किया, एक बैकवर्ड्स कॉलोनाइज्ड मुल्क को अफ्रीका का मोस्ट लिटरेट, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बना दिया। ओपेक को एक वेपन बनाया, डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया। क्या गद्दाफी को सिर्फ उसके लोगों पे जुल्म के लिए रिमूव किया गया, या गोल्ड दिनार और ओपेक यूनिफाइड ब्लॉक और अफ्रीकन प्लान का भी एक रीजन था? क्या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन था, या ये एक प्रिटेंस था जिसके नीचे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दबे हुए थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं देता, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न सद्दाम, गद्दाफी, मोजादेक और ऐसे कई इतिहास में दबाए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हुए दिखते हैं। जब भी कोई मुल्क डॉलर सिस्टम या वेस्टर्न इकोनॉमिक कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश करता है। और लीबिया जो आज एक फेल्ड स्टेट है, क्या वो गद्दाफी के होते ज्यादा बुरा होता या बेहतर? हिस्ट्री को जज मत करो, हिस्ट्री को समझो।